पति जैसे ही घर के अंदर घुसता है, उसकी नज़र पड़ती है कि सामने उसके 2 बच्चे खेल रहे हैं, मासूम छोटे छोटे बच्चे, और उन दोनों बच्चों के सामने ही उसकी पत्नी एक गैर मर्द के साथ अवैध संबंध बना रही है, उसके साथ आपत्तिजनक हालत में है। ये चीज़ देखकर पति वहीं पर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रही है, और यहाँ उसकी माँ गैर मर्द के साथ संबंध बना रही है। वहीं पर रुकने के बाद पति वहाँ से लौट जाता है, लेकिन फिर उसके बाद एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसमें छोटे छोटे 20 टुकड़े कर कर शहर में फेंक दिए जाते हैं। जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई दंग रह जाता है कि आखिर एक अवैध संबंध, एक शादीशुदा महिला जिसके अवैध संबंध थे और उसके अवैध संबंधों की वजह से किस तरह से भयानक दर्दनाक तरीके से एक इंसान को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मौत के घाट किसने उतारा, कैसे उतारा, किस प्लानिंग से उतारा, और उसी कमरे के अंदर उतारा, उसी जगह पर जिस जगह पर वो महिला उस अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जहां वो कमरा था, चारों तरफ किराएदार थे, ढेर सारे लोग थे, लेकिन उसी कमरे के अंदर 20 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए गए। किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगी। वहीं पुलिस जब इस घटना का खुलासा करती है तो जो घटना का जिस तरीके से हत्या की गई थी वो हैरान करने वाली थी। और ये जो घटना है इसको सुनना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाभी के साथ संबंध, शादीशुदा महिलाओं के साथ संबंध, ये नई उम्र के लड़के भी कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोगों के शौक बन चुके हैं कि कोई महिला शादीशुदा है उसके साथ हम प्यार मोहब्बत में पड़ेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी आसानियां होती हैं। लेकिन आपको आज पता चलेगा कि किसी शादीशुदा महिला से साथ संबंध कितना खौफनाक घटना तक को अंजाम दे सकते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमेशा हम आपके लिए बहुत मेहनत से ढूंढ कर ये घटनाएं लाते हैं कि आप सुरक्षित रह सकें, सावधान रह सकें। इसीलिए चैनल को जो सब्सक्राइब करना बनता है और एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस ठीक ठाक लगती हैं तो एक कमेंट कीजिएगा। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो आज की घटना है वो बीते 22 जनवरी की है। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद है, और गाज़ियाबाद का खेड़ा इलाका है। उसी खेड़ा इलाके का एक जगह पड़ती है इंदरपुरम अंडरपास, जो वहाँ का इलाका है। वहीं झाड़ियों में कुछ बोरे में मक्खियाँ भिनभिनाती हुई मिलती हैं। ये 20 जनवरी की सुबह थी जब लोगों की नज़र पड़ती है कि आखिर बोरे के अंदर ऐसा क्या है। पहले लोगों को लगता है कि शायद इस बोरे के अंदर किसी ने कुछ टुकड़े वगैरह, जो होता है जानवर वगैरह मर जाता है, वो फेंक दिया होगा, उसी के टुकड़े होंगे, उसी पर भिनभिना रही होंगी। लेकिन जब उस बोरे को कुत्ते नोचना शुरू करते हैं, कुत्ते बीच रोड पर खींच कर ले आते हैं, तो फिर लोगों की नज़र पड़ती है कि उस बोरे के अंदर से एक हाथ इधर पड़ा है, पैर इधर पड़ा है, शरीर के अंग निकल जाते हैं, और जिन लोगों की नज़र पड़ती है उनकी चीखें निकल जाती हैं। फ़ौरन जो वहाँ का खोड़ा थाना था वहाँ फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँचती है। शरीर के जितने भी हिस्से थे उनको देखकर लग रहा था कि लगभग 20 से 30 टुकड़े किए गए हैं, लेकिन वो टुकड़े एक मर्द के थे, एक इंसान के थे, मतलब युवक के थे। लेकिन अभी ये नहीं पता था कि आखिर युवक कौन है, क्योंकि उसकी शिनाख्त होने के लिए चेहरे का होना ज़रूरी था, लेकिन खोपड़ी वहाँ पर थी नहीं। फ़ौरन डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, क्योंकि डॉग स्क्वाड की टीम ऐसी होती है कि सब कुछ ढूंढ डालती है। इलाके में ढूंढना शुरू किया जाता है। पुलिस की टीमें लगभग 4 से 5 घंटे तक 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में ढूंढती हैं। पुलिस को शक था कि जब टुकड़े यहाँ फेंके हैं तो ज़रूर सर भी यहीं कहीं फेंका होगा। पुलिस चारों तरफ ढूंढती फिरती है, और एक नाले के अंदर से पुलिस को सर मिलता है। सर को बाहर निकाला जाता है। फ़ौरन जो खोड़ा इलाके के लोग थे उनको शिनाख्त के लिए फ़ोटो दिखाए जाते हैं। फ़ोटो वगैरह को दिखाने के बाद पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। उस युवक का, जिसकी वो शव के टुकड़े थे, कुछ नहीं पता थी। लेकिन 22 जनवरी की ही शाम के टाइम जब पुलिस थाने में पहुंचती है, पोस्टमार्टम के लिए उन टुकड़ों को भेज दिया जाता है कि आखिर हत्या कब हुई है, कब से टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, कि उसी बीच थाने के अंदर एक शख्स आता है जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, और वो बोलता है कि सर, जो अभी अभी वहाँ पर जो टुकड़े मिले हैं वो टुकड़े मुझे लगता है कि मेरे घर पर एक किराएदार रहता है, उसी ने इन टुकड़ों को किया है। जो एसएचओ थे वो पूछते हैं कौन किराएदार है, तो वो बताता है कि किराएदार का नाम महीलाल है, जो रिक्शा चलाता है, और उसके घर में एक अक्षय नाम का लड़का युवक आया हुआ था। अक्षय हमेशा
आते टाइम मुझसे मिलता था, जाते टाइम भी मुझसे मिलता था। वो 19 जनवरी को यहाँ पर आया था, लेकिन 19 जनवरी के बाद से 20 जनवरी लगी, रात सुबह शाम के टाइम वो आया था, लेकिन 20 जनवरी के बाद वो घर से बाहर नहीं निकला। अगर वो बाहर निकलता तो वो मुझे फ़ोन करता। वो उसी कमरे के अंदर था, उस कमरे से बाहर नहीं निकला। और जो टुकड़े आपको मिले हैं वो अक्षय के टुकड़े हैं। पुलिस ये सुनते ही फ़ौरन हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या बोल रहा है, और पुलिस बिना देरी किए फ़ौरन जो मकान मालिक था उसको लेकर महिहाल, जो महिलाल था, उसके घर पहुंचती है। महिलाल को कमरे के अंदर ही पकड़ लिया जाता है। अब जब कमरे के अंदर पुलिस घुसती है, जाकर देखती है तो वहाँ 2 बच्चे खेल रहे थे, कोई और था नहीं। और जो चेक करती है तो चारों तरफ खून के निशान थे। पुलिस महिलाल को गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने लाती है। अब हैरानी की बात ये थी कि जहाँ महिलाल रहता था तो जो खोड़ा थाना इलाका है वहीं पर एक गली के अंदर एक बड़ा सा घर था जहाँ किराएदार रहते हैं, ढेर सारे किराएदार। वहीं पर महिलाल ने टुकड़े किए थे, लेकिन आखिर टुकड़े क्यों किए, किस वजह से किए, वजह क्या थी, ये जानने के लिए जब महिलाल से पूछताछ की जाती है तो महिलाल बताता है कि मैं संभल का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर जो खोड़ा जो गाज़ियाबाद है यहाँ पर 3 साल पहले आया था, और 3 साल पहले यहाँ पर किराए पर आया था, ई रिक्शा चलाता था, सुकून के साथ ज़िंदगी चल रही थी। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी ये दूसरी शादी थी। मेरी पहले वाली पत्नी से जो मेरी बेटी है उसकी उम्र 17 साल है, और ये जो पत्नी है इससे 3 बच्चे हैं। इन 4 बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ सुकून से रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 3 साल पहले ही मुझे पता चलता है कि जो मेरी पत्नी है वैशाली, उसके अवैध संबंध, मेरे जो पड़ोस वाला कमरा है किराएदार का जिसका नाम अक्षय था, जिसकी उम्र 24 साल थी, उसके साथ अवैध संबंध चल रहे हैं। और मेरे ई रिक्शा चलाने पर जाने के बाद वो उस पड़ोसी को बुला लेती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी। मुझे तो कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन जो मेरी बेटी है जिसकी उम्र 17 साल थी उसने मुझे बताया कि माँ ऐसी ऐसी हरकत करती हैं आपके जाने के बाद। ये बात मुझे पता चलती है, मैं वैशाली को समझाता हूँ, बुझाता हूँ कि वो अपने अवैध संबंध अक्षय से ख़त्म कर दे, अक्षय के साथ मिलना जुलना बंद कर दे। लेकिन जब मैं इतनी सख्ती करता हूँ तो वो खुद अक्षय के कमरे पर जाना शुरू कर देती है। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं अक्षय को भी समझाता हूँ, क्योंकि अक्षय मेरा भी दोस्त था, मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती थी। लेकिन मेरी पत्नी के बारे में पता चलने के बाद मैं उसको समझाता हूँ, और कुछ ही दिन के बाद अक्षय 1 साल पूरा नहीं हो पाता कि वो राजस्थान चला जाता। राजस्थान में रहकर वो अपनी नौकरी जॉब कर रहा था। इस बात को 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन बीच बीच में मेरी पत्नी उससे मिलने के लिए जाती थी। वो भी यहाँ खोड़ा थाने इलाके में आता था, मेरी पत्नी से मिलता था, और बराबर दोनों की फ़ोन कॉल पर बातचीत 2 सालों से बराबर हो रही थी। इस चीज़ से मैं तंग आ गया था, परेशान हो गया था। मैं भी परेशान था कि आखिर मैं अपनी पत्नी को ख़त्म करूं या फिर अक्षय को ख़त्म करूं। लेकिन मैं अपनी पत्नी से बेहद ज़्यादा प्यार करता था। मेरी पहले वाली पत्नी के मरने के बाद ये जो कुछ थी ये मेरी पत्नी थी। मैं सच्चा प्यार करता था, पूरे दिन रिक्शा चलाता, शाम को आकर अपनी पत्नी को सब पैसे दे देता। मैं अपनी पत्नी को तो मार नहीं सकता था, इसीलिए ऐसा ही परेशान था, दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था। और 18 जनवरी को अचानक से जो मेरी 17 साल की बेटी है वो जल जाती है गरम तेल गिरने की वजह से। उसको मैं दिल्ली के जीटीवी अस्पताल में ले जाता हूँ, वहाँ पर उसको भर्ती कर दिया जाता है। अब उसके इलाज के लिए पैसे भी चाहिए थे। अब अस्पताल में मैं रहकर अपनी बेटी को तो देख नहीं सकता था, मैं इसलिए पूरे दिन ई रिक्शा चलाता था। तो मैंने अपनी पत्नी को बोला, तुम ऐसा करो, तुम अस्पताल चली जाओ, वहाँ पर बेटी के साथ रहना। लेकिन मेरी पत्नी बोलती है कि फिर घर पर बच्चों को कौन देखेगा, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, क्योंकि एक बच्चे की उम्र 3 साल, दूसरे की उम्र 4 साल और जो बेटी है उसकी उम्र 8 साल है। इन 3 बच्चों की देखभाल कौन करेगा। फिर मेरे दिमाग में प्लानिंग आती है, मैं बोलता हूँ कि ऐसा करो, तो तुम्हारा दोस्त है अक्षय, उसको यहाँ पर बुला लो, वो कुछ दिन हमारी बच्चों की देखभाल करता रहेगा। और ये बात बोलने के बाद मेरी पत्नी खुश हो जाती है। वो फ़ौरन अक्षय को फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी जल गई है, वो अस्पताल में है, मैं अस्पताल में जाया करूँगी, मेरे पति रिक्शा चलाएंगे, तुम बच्चों की देखभाल कर लेना। और वो फ़ौरन 19 जनवरी को यहाँ पर आ जाता है। कोड़ा थाने में आने के बाद वो जो वैशाली थी उससे मिलता है और महिलाल से मिलता है। वहीं कमरे पर था जब महिलाल बाहर चला जाता है और वापस आकर देखता है तो अक्षय उसके बच्चों के सामने ही उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था। फिर क्या था, अक्षय का दिमाग तो पहले से ही ख़राब था। वो सोच लेता है कि अब अक्षय का ख़त्म कर देगा वो काम तमाम।
और फिर वापस वहाँ से वो चला जाता है देखकर, लेकिन कुछ घंटों के बाद आता है। उसको पता था कुछ घंटों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि ऐसा करो, रात हो चुकी है, अब जल्दी से खाना बनाकर बेटी के लिए ले जाओ, वो अस्पताल में होगी, और मैं रिक्शा चलाकर रात में वापस आ जाऊंगा। और वहाँ से मीलाल रिक्शा चलाने के लिए चला जाता है। घर पर अक्षय बच्चों के साथ था और रात के टाइम वो चाकू, आरी, बोरा, सारी चीज़ें रात के लगभग 12 बजे के टाइम पर घर लेकर आता है। ये 19 जनवरी की बात थी, 19 जनवरी लग चुकी थी। और सोते में ही अक्षय के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता है। आस पड़ोसी सोए हुए थे, किसी को क्या खबर, बच्चे भी सोए हुए थे। वहीं अक्षय की हत्या करने के बाद उसको बाथरूम में ले जाता है। वहाँ पर आरी से पूरी रात बैठकर टुकड़े करता है। 20 जनवरी लग जाती है, 20 जनवरी को भी उसके टुकड़े करता है और पूरे दिन निकाल देता है। जब उसकी पत्नी आती है तो फिर वो पत्नी को थोड़ा बहुत खाना, वहीं पर आने से पहले ही फ़ोन करता है, तुम मत आना, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ, और अस्पताल में ही खाना देकर वापस आ जाता है। वो पूरे दिन घर पर रहता है, अपने जो पत्नी का प्रेमी था अक्षय, उसके टुकड़े करता है और 20 से 25 टुकड़े करने के बाद बोरे में भरकर वहाँ से निकलता है। रात के टाइम 20 जनवरी की रात को निकलता है और वहाँ जो इंदिरापुरम इलाका था वहाँ ले जाकर बोरे को फेंक आता है। 22 जनवरी को ये टुकड़े पुलिस को मिलते हैं। पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी, लेकिन जो मकान मालिक था उसने इस चीज़ को नोटिस कर लिया था कि अक्षय रात के टाइम घर पर गया, कमरे के अंदर गया था, उसके बाद वो बाहर निकल कर नहीं आया। क्योंकि जब भी अक्षय आता था, जाता था, अक्षय के साथ मकान मालिक की बहुत पक्की सी दोस्ती थी, क्योंकि अक्षय यहाँ पर कई सालों तक किराए पर रहा था और वो मकान मालिक से मिले बिना किसी भी हाल में जाता नहीं। इसी वजह से मकान मालिक ने थाने में जाकर ये बात बताई पुलिस को और पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया। ये बात बताने के बाद जो मीलाल था वो ये बोलता है कि जो कुछ किया मैंने बिल्कुल सही किया, अपनी पत्नी को मैंने इसलिए नहीं मारा कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। तो आप लोग इस घटना से समझ सकते हैं कि जो अक्षय था वो जवान था, उसको अच्छी खासी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उसने ये सोचा कि ये शादीशुदा है, 4 बच्चों की माँ है, ये मुझसे शादी भी नहीं कर सकती, सुकून से अपनी ज़िंदगी के मज़े लो, इसका पति इसको छोड़ भी नहीं सकता, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होंगी फिर मामला सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। तो अक्षय यही सोच कर मज़े ले रहा था, लेकिन उसको इतनी दर्दनाक, इतनी खौफनाक मौत मिली कि उसने सपनों में भी नहीं सोचा हो कि उसके 20 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए जाएंगे सिर्फ एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाने में। तो इसीलिए ये जो रास्ते हैं कि किसी शादीशुदा महिला की ज़िंदगी में आप जाएं, या फिर जो महिलाएं हैं वो किसी शादीशुदा युवक की ज़िंदगी में आएँ, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप जवान हैं तो जवान इंसान से बात करें, क्योंकि आपके पास रास्ते होंगे, आप उससे शादी भी कर सकते हैं। लेकिन किसी शादीशुदा महिला की ज़िंदगी में जाना, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना, उसके पति और उसके बीच विवाद करवाना, या फिर किसी शादीशुदा शख्स के बीच जाना, कोई महिला जाती है, कोई लड़की जाती है, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन इस चीज़ से बचकर रहें। मज़े ज़रूर हैं, लेकिन इसकी ऐसी सज़ा होती है कि जब सज़ा मिलती है तो बचने का एक भी मौका नहीं मिलता। यही हाल होता है जो अक्षय का हुआ। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले वाली वीडियो में आपके सारे कमेंट्स का जवाब दिया गया था। फिलहाल में वीडियो कुछ ही घंटों पहले अपलोड हुई है, इसीलिए कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स को हम नोट कर रहे हैं बराबर, इसीलिए जल्दी से कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट को लिखता हूँ और अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा, आपका कोई भी सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।